हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वैद आईसीएस लखनऊ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गयासुद्दीन बलबन पर चर्चा करेंगे, खासतौर से उसके राजत्व सिद्धांत पर। किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। अपने राजत्व सिद्धांत के माध्यम से उसने तत्कालीन परिस्थितियों में सुल्तान की खोई हुई पद और प्रतिष्ठा को बहाल किया, सुल्तान की सत्ता में वृद्धि की, सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि की और सल्तनत की जड़ों को मजबूत किया। उसने अपने समय में बहुत अधिक विजय नहीं की, लेकिन मंगोलों का डटकर मुकाबला किया, आंतरिक विद्रोहों का डटकर मुकाबला किया, आंतरिक विद्रोहों का दमन किया और सल्तनत को एक सुसंगठित रूप प्रदान किया। हम इस पीपीटी के माध्यम से बलबन के राजत्व सिद्धांत और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में ठीक प्रकार से समझेंगे। गयासुद्दीन बलबन नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद पर था। जब रजिया सत्ता के लिए संघर्षरत थी तो रजिया का पक्ष लेकर उसने अपने लिए अमीर शिकार का पद सुरक्षित किया। थोड़े समय पश्चात वह बहराम शाह के समय अमीर आखूर के पद पर नियुक्त हुआ। उसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह के समय वह अमीर हजीब के पद पर, तत्पश्चात वह नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब मुमल्लकत के पद पर अर्थात सल्तनत के वजीर के पद पर नियुक्त हुआ और उसने अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बलबन का राजनीतिक उत्कर्ष होता। प्रारंभिक जीवन में बलबन मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था और एक सूफी संत को बेच दिया गया था। 1232 ईस्वी में वह सूफी संत बलबन को लेकर के दिल्ली आते हैं और दिल्ली में एक गुलामों के मेले में इल्तुतमिश की नजर उस पर पड़ती है और इल्तुतमिश उसे अन्य समस्त दासों के साथ खरीद लेता है। प्रारंभ में इल्तुतमिश उसे अपनी निजी सेवा में रखता है, परंतु उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे चालीसा के दल में शामिल कर लेता है और तमाम महत्वपूर्ण पदों पर उसे नियुक्त करता है। बलबन की यात्रा फर्श से अर्श तक थी। वह गुलाम से सुल्तान तक बना, जमी से लेकर आसमां तक, आसमां से लामका तक, खुदा जाने हमारे सफलता की सीमा कहां से कहां तक। तो ये बात बलबन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। बलबन का राजनीतिक उत्कर्ष हम देखते हैं किस प्रकार बलबन विभिन्न विजय करता है। मेवात की विजय करता है, मंगोलों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करता है। 1287 में उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके साथ उसके वंश का समापन हो जाता है। बलबन के वंश का समापन बलबन के साथ ही क्यों होता है, इस पर चर्चा करें। बलबन का राजत्व सिद्धांत बहुत केंद्रित था, बहुत निरंकुश था। वो उन्हीं स्थितियों में सफल हो सकता था जब कोई बहुत योग्य चरित्र उसको कंटिन्यू करता, उसको कैरी ऑन करता। अगर कोई योग्य व्यक्तित्व उस राजत्व सिद्धांत का पालन नहीं कर पाता तो उस राजत्व सिद्धांत का असफल होना एकदम से स्वाभाविक था। बलबन ने मंगोल आक्रमण के खतरे से अपने जिस सल्तनत को बचाया, उसी मंगोल आक्रमण के दौरान उसके बेटे प्रिंस मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, परंतु दरबार में वह अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता, उस पर अपनी कोई राय नहीं देता, दुखी नहीं होता, लेकिन अकेले में वो फूट फूट कर रोता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने उसे चुपके से अपने राजमहल में फूट फूट कर रोते हुए देखा और उसी के बाद वह इतना टूट गया कि अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सीधे आंतरिक विद्रोहों को दबाने और मंगोलों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बलबन द्वारा अपनाई गई कठोर, निर्मम और हिंसक नीति को रक्त और लौह की नीति, द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड की नीति कहते हैं। बलबन द्वारा प्रतिपादित राजत्व के सिद्धांत ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया। इसी लौह और रक्त की नीति को अपनाकर बलबन ने बाह्य आक्रमणकारियों, आंतरिक विद्रोहियों एवं तमाम उत्पात मचा रहे विद्रोहियों के मन में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इसके अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसने अपने राजत्व सिद्धांत को ठीक तरीके से प्रतिपादित किया, उसके क्या क्या अंश थे, क्या क्या बातें थीं, दैवी राजत्व का सिद्धांत कैसे उसमें शामिल था, कैसे ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में उसने स्वयं को स्थापित किया, कैसे निर्ममता और क्रूरता को अपने राजत्व का हिस्सा बनाया, इत्यादि। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बलबन का मुख्य हथियार तलवार थी। उसने अपने प्रतिद्वंदियों, विद्रोहियों, लुटेरों, चोरों और आक्रमणकारियों के विरुद्ध इस हथियार का बड़े ही प्रतिशोध के साथ प्रयोग किया। कहने का मतलब यह है कि वह किसी को क्षमा नहीं करता था, अपने विद्रोहियों के प्रति बहुत निर्ममता पूर्वक पेश आता था। गलती पाए जाने पर वह उन्हें कारावास नहीं वरन मृत्युदंड की सजा देता था। 20 वर्षों तक उसने नासिरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में शासन किया और 20 वर्षों तक उसने एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में शासन किया। और जब वो स्वतंत्र सुल्तान के रूप में शासन करने के लिए गद्दी पर बैठा तो उसे ऐसा लगा कि कहीं उसे राजहंता का कलंक उसके राजत्व को प्रभावित न कर दे, छायांकित न कर दे, सीमित न कर दे। इसलिए भी उसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कुछ इतिहासकार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की थी, परंतु कुछ इतिहासकार इस बारे में, जैसे बर्नी,
इस बारे में मौन है, इब्न बतूता भी इस बारे में मौन है, लेकिन ईसामी इस बारे में सीधे सीधे लिखते हैं कि बलबन ने जहर दे करके नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कराई। तो अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों को जस्टिफाई करने के लिए, इन आरोपों से ऊपर उठने के लिए उसने राजत्व सिद्धांत, जिसे मौलिक थ्योरी को, फेनोमेना को सल्तनत काल में फॉलो किया, अपनाया, लागू किया। थ्योरी ऑफ किंगशिप के अवयव क्या थे? राजत्व सिद्धांत के अवयव क्या थे? पहली चीज, भारतीय राजाओं द्वारा अपनाया गया दैवी राजत्व का सिद्धांत उसने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, बलबन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी नायब खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसने स्वयं को प्रतिपादित किया। अर्थात जिस प्रकार देवताओं का सम्मान स्वतः किया जाता है, उस प्रकार राजा का सम्मान भी स्वतः किया जाना चाहिए। राजत्व एक ईश्वरीय संस्था है, इसलिए सुल्तान की आज्ञा का बिना शर्त पालन किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य सुल्तान को कुलीनों से ऊपर उठाना और विद्रोह को रोकना था। दूसरी बात, कंसेप्ट ऑफ रॉयल अथॉरिटी, शाही सत्ता की अवधारणा। उन्होंने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, यानी पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। सुल्तान केवल एक शासक नहीं था, बल्कि ईश्वर की ओर से कानून, न्याय और व्यवस्था का रक्षक था। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में सबसे ज्यादा महत्व न्याय को दिया। टू डिलीवर द जस्टिस, न्याय के प्रतिपादन के माध्यम से वह प्रजा के मन मस्तिष्क पर राज करना चाहता। इस विचार ने राजतंत्र को आध्यात्मिक पवित्रता प्रदान की। दिस आइडिया गेव ए स्पिरिचुअल सैंक्टिटी टू मोनार्की। तीसरी सब हेडिंग, एग्जाल्टेशन ऑफ मोनार्की, राजशाही का उत्थान। सुल्तान को राजनीतिक सत्ता के केंद्र में रखा गया, यानी जो सुल्तान कहेगा, जो सुल्तान सोचेगा, जो सुल्तान चाहेगा, वही होगा। उसने अपने राज दरबार में ईरानी परंपराओं को लागू किया, बिना अन्य दरबारियों के कहे। उसने अपने दरबार में अमीर हाजिब के माध्यम से एक कठोर वातावरण का परिदृश्य उपस्थित किया, जिसमें न कोई हंस सकता था, न कोई बैठ सकता था, न कोई आपस में बात कर सकता था, सिवाय वजीर और खलीफा के 2 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त। चौथी सब हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके। कानून और न्याय का महत्व। बलबन ने कठोर कानून प्रवर्तन के सिद्धांत को कायम रखा। He declared that even the highest nobles would be punished if they violated law, and justice was seen as the sultan's sacred duty. न्याय को सुल्तान का पवित्र कर्तव्य माना जाता था। अगली सब हेडिंग है सपरेशन ऑफ नोबिलिटी। देखिए, सपरेशन ऑफ नोबिलिटी पहली बार आई। नोबिलिटी का सपरेशन नहीं होता था, कुलीनों का, अमीरों का दमन नहीं होता था, उनको हटा दिया जाता था। उनको जो पद दिया जाता था, उस पद से च्युत कर दिया जाता था, उनके दायित्वों से उनको विमुख कर दिया जाता था। लेकिन बलबन के समय उन्हें कठोर कारावास और उनकी हत्या तक कर दी जाती थी, बलबन की किंगशिप थ्योरी के रेस्पेक्ट में। कुलीन वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग उस समय चहलगानी था। 40 जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। अपने 40 शाही, अपने प्रति समर्पित गुलामों का जो दल था, जिसे चालीसा कहा जाता था, इन्हीं चालीसा के माध्यम से उसने अपने कानून और व्यवस्था की स्थापना की और अपने शासन प्रणाली को गति प्रदान की। बलबन को तुर्की गुलामों के समूह चहलगानी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि बलबन भी इसी का हिस्सा था और वह जानता था कि जब तक चहलगानी के सदस्य जीवित है, तब तक वह निरंकुश होकर के शासन नहीं कर पाएगा, इसलिए वह उनका दमन कर देना चाहता था। उसने विश्वासघात पर लगाम लगाने के लिए जासूसों की एक प्रणाली पर भरोसा किया। बलबन ने एक गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक ऐसी मान्यता है कि बलबन की गुप्तचर प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर प्रणाली या सिकंदर लोदी की गुप्तचर प्रणाली, किसकी गुप्तचर प्रणाली सबसे अधिक सशक्त थी? उत्तर दीजिए। अर्थात बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी के पास एक सशक्त स्पाई सिस्टम था। अपने मजबूत गुप्तचर प्रणाली के आधार पर इन्होंने अपने समय के संकटपूर्ण स्थिति में अपने प्रशासन को सुसंगठित किया, उसे आगे बढ़ाया। अब थ्योरी ऑफ सेपरेशन। थ्योरी ऑफ सेपरेशन क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? ही डिस्करेज्ड फेमिलियरिटी बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड। शासक और शासित के बीच एक अंतर रहेगा, उनके बीच एक दूरी रहेगी, उनके बीच के मेल मिलाप को समाप्त कर दिया गया। आम आदमी अब सुल्तान से नहीं मिल सकते थे। इससे राजतंत्र की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद मिली। सुल्तान को एक दूरस्थ उच्च पदस्थ व्यक्ति बने रहना चाहिए, न कि प्रजा का मित्र। वास्तव में बलबन ने अपनी कुलीनता को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया। वह स्वयं को अफरासियाब का वंशज मानता था और अपने को बहुत उच्च कुल का, रॉयल ब्लड का व्यक्ति मानता था। एक बार उसने कहा था कि जब मैं कभी किसी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में
खून खौल उठता है और मेरा हाथ मेरी तलवार की मूठ पर चली जाती। यानी वो गैर कुलीनों से इतना नफरत करता था। ये दिखावा, ये बातें उसके राजत्व सिद्धांत को सूट करती थी, उसकी किंगशिप थ्योरी को सपोर्ट करती थी। शायद इसलिए भी उसने इस प्रकार की बातें कही। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ बलबन्स थ्योरी पर चलते हैं। बलबन के सिद्धांत का महत्व क्या था? कमजोर शासकों के दौर के बाद दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए, थोड़े समय बाद गए। रजिया भी थोड़े समय गद्दी पर बैठी, 3 वर्ष 4 महीने के आसपास। फिर बहराम शाह 1240 में गद्दी पर बैठते हैं। फिर 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठते हैं। फिर 1246 में नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठते हैं। बड़ा अस्थिरता का युग था, माहौल था। बलबन ने इस अस्थिरता के दौर में एक स्थिर सरकार प्रदान। उसके किंगशिप थ्योरी का सबसे बड़ा महत्व यह था, सल्तनत को एक सुसंगठित शासन व्यवस्था प्रदान की। भारत में राजतंत्री निरंकुशता की स्थापना की। उसने बाद के शासकों जैसे अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ तक कि राजत्व की मुगल अवधारणा, यानी जो बाबर, जहांगीर और अकबर ने जो राजत्व सिद्धांत की अवधारणा दी है, वो भी बलबन से प्रभावित थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसने एक कठोर निरंकुश व्यवस्था की स्थापना भी की, जिसमें परामर्श की बहुत कम गुंजाइश थी। इट ऑल्सो क्रिएटेड अ रिजिड ऑटोक्रेटिक सिस्टम विद लिटिल स्कोप फॉर कंसल्टेशन। अर्थात निरंकुशता बहुत थी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई थी। बलबन के समय तो कोई मंत्रिमंडल भी नहीं था, कोई मंत्रिमंडल का सदस्य इसको परामर्श नहीं दे सकता था। सुपर ऑटोक्रेटिक व्यवस्था की तरीके से इसने अपने शासन को बना रखा था। लिमिटेशंस, सीमाएं, इसकी सीमाएं थी अत्यधिक कठोर और निरंकुश। टू रिजिड एंड ऑटोक्रेटिक, नो स्कोप फॉर कंसल्टेशन और शेयर्ड गवर्नेंस। शेयर्ड गवर्नेंस की बात तो बहुत दूर की बात है। गवर्नेंस में एब्सोल्यूटिज्म की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो हमें सल्तनत में किसी अन्य राजा के समय प्राप्त नहीं होती थी। डिपेंडेंट हैवीली ऑन सुल्तान्स पर्सनैलिटी आफ्टर बलबन्स डेथ, डिक्लाइन रिज्यूम्ड। देखिए, बलबन की मृत्यु के बाद पतन फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व पर इतना आधारित था, वह इतना निरंकुश था कि बलबन के राजत्व सिद्धांत या बलबन के शासन प्रणाली के बाद सल्तनत तभी गुलाम वंश के अधीन रह सकती थी जब बलबन जैसा योग्य व्यक्ति ही उस पद को धारित करता। इसीलिए 3 वर्ष के अंतराल में कैकुबाद और कैखुसरो के कार्यकाल के बाद गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसे सल्तनत के इतिहास में खिलजी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कंक्लूजन के बारे में बात करें, बलबन्स थ्योरी क्या थी? बलबन का सिद्धांत, डिवाइन, एग्जाल्टेड एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, दैवी सर्वोच्च, ये सार है, ये एब्स्ट्रैक्ट है बलबन की किंगशिप थ्योरी। डिवाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन में विश्वास करता था, एब्सोल्यूटिज्म एंड सुप्रीमेसी में विश्वास करता था, जिल्ले इलाही कहता था, नियाबत खुदाई कहता था, ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को कहता था, और निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। ईश्वर के अधिकार, न्याय और सुल्तान के भय पर आधारित था। बेस्ड ऑन गॉड्स अथॉरिटी, जस्टिस एंड फियर ऑफ सुल्तान, मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड किंगशिप इन इंडिया। भारत में केंद्रीकृत राजतंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन ने सल्तनत को विस्तृत तो नहीं किया, लेकिन सुसंगठित जरूर किया और अपने राजत्व सिद्धांत के माध्यम से सल्तनत काल के समस्त सुल्तानों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।